दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इसे शेयर करके भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, जब बेटियों और महिलाओं की इज्जत को भी राजनीतिक रोटियां सेकने का माध्यम बना दिया जाए तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता ने एक बार फिर हमारे सभ्य होने पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। महिला डॉक्टर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग में एमडी सेकेंड ईयर की छात्रा थी। मानवता एक बार फिर शर्मसार है, लेकिन इस दौर की राजनीति को तो शर्मसार होना ही नहीं है। वह तो हमेशा अपना स्वार्थ देखती है। अगर मेडिकल कॉलेजों जैसी जगहों पर भी हमारी बेटियां और डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर महिलाएं कहां सुरक्षित रहेंगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की रात को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। महिला डॉक्टर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रही थी। आधी रात को वह सेमिनार हॉल में आराम करने गई और सुबह अर्धनग्न अवस्था में उसकी लाश मिली। हालांकि मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस मामले में कोलकाता पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है। इस घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता से देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं। सीबीआई ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़िता के पिता ने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए पूरे अस्पताल के प्रबंधन पर शक जताया है। इस मामले के आरोपी संजय रॉय को पुलिस के बड़े अधिकारियों का करीबी बताया जा रहा है। संजय रॉय 2019 से नागरिक स्वयंसेवक यानी सिविल वॉलंटियर के रूप में पुलिस के साथ काम कर रहा था। इसी वजह से उसने मेडिकल कॉलेज में अपनी अच्छी पहुंच बना ली थी। संजय राय का चरित्र पहले से ही संदिग्ध था, जिसके बारे में कॉलेज के प्रशासन को भी पता था। सवाल यह है कि जब कॉलेज प्रशासन को आरोपी के चरित्र के बारे में पता था, तो इस मामले में लापरवाही क्यों बरती गई। ज्यों-ज्यों इस घटना की जांच आगे बढ़ रही है, त्यों-त्यों इस मामले में नए मोड़ आते जा रहे हैं। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चौतरफा जुबानी हमले हो रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की कद्दावर नेता तो हैं ही, वे अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने अपने दम पर 34 साल से पश्चिम बंगाल में राज कर रही वाम मोर्चे की सरकार को हटाया। उनके विरोध के कारण ही टाटा को अपनी नैनो परियोजना को पश्चिमी बंगाल से हटाकर गुजरात ले जाना पड़ा था। इस घटना के बाद जहां एक और उनके विरोधी उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के कुछ नेता भी उन पर सवाल उठा रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता की तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से भी की जा रही है। निश्चित रूप से इस घटना पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार का रवैया हैरान करता है। इस घटना के बाद 14 अगस्त की रात को हजारों की संख्या में लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज पर हमला कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि रात को मेडिकल कॉलेज में इतनी भीड़ कहां से आ गई। इस भीड़ को देखकर पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज पर यह हमला भाजपा और वाम दलों ने कराया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा देश के ज्वलंत मुद्दों पर मुखरता से बयान देती रहती हैं, लेकिन कोलकाता रेप कांड पर शुरुआत में महुआ मोइत्रा चुप्पी साध लेती हैं और इस घटना के 5 दिनों बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया आती है। हालांकि अब ममता बनर्जी इस घटना के दोषी व्यक्तियों को फांसी देने की मांग कर रही हैं, लेकिन इस घटना के एकदम बाद ममता बनर्जी की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर रही है, लेकिन भाजपा शासित उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी कोलकाता जैसी घिनौनी घटना हुई है। यहाँ घर लौट रही
एक नर्स का बलात्कार कर बर्बरता से उसकी हत्या कर दी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी 14 साल की छात्रा से हैवानियत की खबर सामने आई है। बिहार में भी बलात्कार करने के बाद छात्रा की हत्या कर दी गई। क्या अब ऐसी बर्बरतापूर्ण घटनाओं पर राजनीतिक दलों की सुविधा के हिसाब से सवाल उठाकर राजनीति की जाएगी? क्या अब हम ऐसी घटनाओं पर सवाल उठाने से पहले यह देखेंगे कि किस राज्य में कौन से राजनीतिक दल की सरकार है? मूल मुद्दा यह है कि हमारे समाज में आज भी महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। केवल सरकारों को कोसकर स्वयं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना भी इस समस्या का समाधान नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं को सच्चे अर्थों में सम्मान देता है? एक तरफ हम महिलाओं के मामले में स्वयं को प्रगतिशील मानते हैं, तो दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति हमारी दृष्टि साफ नहीं होती है। दिसंबर 2012 में हुई दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना के विरोध में जिस तरह से जनता सड़कों पर उतरी थी, उसे देखकर लगा था कि शायद हमारा समाज जाग गया है। लेकिन इस घटना के बाद भी लगातार ऐसे समाचार प्रकाश में आते रहे। ऐसी घटनाओं के बाद जनता यह मांग करती है कि दुष्कर्मियों को शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या फांसी की डर से ऐसी घटनाएं वास्तव में कम हो जाएंगी? सच्चाई तो यह है कि आज नहीं तो फांसी का डर और न ही जनता का गुस्सा ऐसी घटनाओं पर लगाम लगा पा रहे हैं। जब तक हम महिलाओं को सच्चे अर्थों में सम्मान देना नहीं सीखेंगे, तब तक ऐसी घटनाओं को रोकने के सारे उपाय फौरी साबित होंगे। किसी कार्यालय या फिर सामाजिक स्थान पर पुरुषों के व्यवहार का विश्लेषण करेंगे तो हमें महिलाओं को सम्मान देने के खोखले दावों की असलियत समझ में आ जाएगी। हम सबको गंभीरता से यह सोचना होगा कि क्या आज भी हमारा पितृसत्तात्मक समाज अपनी पुरानी मानसिकता से उबर क्यों नहीं पाया है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।